लंबे हफ्तों के बाद हम लोग आज पॉलिटेक्निक की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्पेक्ट्रल मिरर। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण से हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। इस चैप्टर में पहला आपका टॉपिक है स्पेरिकल मिरर। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पेरिकल मिरर को देखेंगे। स्पेरिकल मिरर, ठीक है, सब ओके है। स्पेरिकल मिरर बोले तो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के फिलहाल गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग फिलहाल समझेंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। देखिए, स्पेरिकल मिरर को गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण है ये दर्पण। गोलीय, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। उसके बाद इसके बारे में इसका हम टाइप समझेंगे और क्या क्या होता है, बहुत फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं सारे फंक्शन को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण का डिफिनेशन होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का खोखले गोले का भाग होता है। भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दर्पण कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होता है, गोलीय होता है। ठीक है, खोखला होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको जो गोला दिखाई देता है ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसमें जब गोलीय दर्पण बनाया जाता है एक भाग को पॉलिश किया जाता है और एक भाग को पेंटेड किया जाता है। ठीक है, तो ये अंदर वाला भाग को देख रहे हैं कि जब पॉलिश किया गया है तो ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या करेंगे, जब पेंट करेंगे तो सामने वाले भाग को पॉलिश करेंगे। ठीक है, और बाहर से भी रंग सकते हैं और अंदर से भी रंग सकते हैं। ठीक है, ये है गोलीय दर्पण। इसका परावर्तक सतह जो है तो एक खोखला गोला होता है। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद है टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। देखिए, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। देखिए, अगर गोलीय दर्पण को तोड़ा जाए तो उसमें दो प्रकार के मिरर मिलते हैं। ठीक है, पहला मिरर मिलता है कैसा, तो पहला मिरर मिलता है एक कंकेव मिलेगा और दूसरा मिलेगा कॉन्वेक्स। यानी कि ठीक है, पहला है कंकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। यानी कि उत्तल दर्पण, कन्वेक्स बोले तो उत्तल, बोले तो दर्पण, और कंकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। आपने देखा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार से होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण के डिफिनेशन सबसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये आपको दोनों जानना है, इसका यूज से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको समझेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग समझेंगे कि कंकेव मिरर क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कन्वेक्स मिरर क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है कंकेव मिरर। कंकेव मिरर को अभी बताया गया था कि कंकेव मिरर को अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, सबसे पहले इसका डिफिनीशन, उसके बाद इसमें क्या क्या होते हैं सारे कंसेप्ट को समझेंगे। तो होता क्या है कि वैसा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परावर्तक सतह फंसा होता है, हाँ, उठे हुए भाग पर उठे हुए भाग पर कलाई कलाई किया जाता है।
उसे अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का फिगर कुछ ऐसे होता है, इसके उठे हुए भाग की कलई किया जाता है यानी पेंट किया जाता है, और अंदर वाले भाग पे जिसमें परिवर्तन होता है उसे पॉलिश किया जाता है, पॉलिश करते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि पॉलिश किसका करते हैं, तो याद रखिएगा या तो चांदी का करते हैं या तो पारा का, लेकिन दो चीजों का पॉलिश किया जाता है, चांदी या पारा, ठीक है। और ये जो पेंट किया जाता है वो किसका किया जाता है, रेड आयरन ऑक्साइड का किया जाता है, आयरन ऑक्साइड का किया जाता है। कलई करने के पीछे कारण है कि आज पर दिखाई नहीं देगा, बस इसीलिए किया जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो ऐसा दर्पण इसका परावर्तक सतह खुला होता है तथा उठे हुए भाग का क्या होता है, कलई किया जाता है, और कलई किसमें किया जाता है जी, रेड आयरन ऑक्साइड किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको जानना है, नोट देखिएगा जी। अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। याद रखिएगा अवतल दर्पण को अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो याद रखना है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं ये जानना जरूरी नहीं है, यही से कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को प्रिंसिपल फोकस पे क्या करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। तो इसको आप बस इसको याद रखना है कि अभिसारी दर्पण किसको कहा जाता है, अवतल को कहा जाता है। अगला देखिएगा, अगला मिरर है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर बोले तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। डिफिनीशन इसका होता है कि वैसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह होता है तथा धसे हुए भाग पर, धसे हुए भाग पर कलई, कलई किया जाता है, उसे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। यानी उत्तल दर्पण का डिफिनेशन है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह उठा होता है तथा धसे हुए भाग पर कलई किया जाता है। ये दर्पण कुछ ऐसे होता है, ठीक है। धसा हुआ भाग को रंग देते हैं, उठा हुआ भाग के यहीं पे परावर्तन होता है, ठीक है। और ये रंग दिए हैं तो इधर प्रकाश वापस, इधर प्रकाश जो होता है पार नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है कौन सा दर्पण, ये उत्तल दर्पण। और इसको भी याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, यानी कि अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। तो इन दो बात को आपको याद रखना है। और भी कुछ बात आपको बताया जा सकता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक और नोट यहाँ लिख देंगे कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक बोले तो आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। और भी इसके बारे में बहुत सारा बात बताया जा सकता है कि इसका आवर्धन, इसका आवर्धन पॉजिटिव होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है। इस बात को याद रखिएगा, इसी तरह क्वेश्चन भी पूछेगा, सिर्फ पॉजिटिव होता है, ठीक है। डिफिनेशन से क्वेश्चन आता है, का जो पॉइंट है ना उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है कि इसका आवर्धन क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो इसका निगेटिव होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वास्तविक तथा, वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, यानी रियल बनाता है, वर्चुअल बनाता है, दोनों प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और इसमें एक और बात जान लेना है कि अवतल
दर्पण का आवर्धन, आवर्धन आपको आगे चल पढ़ाएंगे आवर्धन क्या होता है, इस चैप्टर में आगे देखेंगे। अवतल दर्पण का आवर्धन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। निगेटिव ज्यादा होता है, पॉजिटिव एक बार होता है, ठीक है। 5 स्थिति में निगेटिव होता है और 1 स्थिति में पॉजिटिव होता है, यानी कि जब काल्पनिक बनेगा तो पॉजिटिव होगा और जब निगेटिव बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। यानी वास्तविक के लिए निगेटिव का प्रयोग होता है और काल्पनिक के लिए किसका, पॉजिटिव का प्रयोग होता है। इसको समझना है, अगर इस समझ में नहीं आ रहा होगा तो जब ये चैप्टर जब ये टॉपिक पढ़ाते हैं क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब है डिफिनेशन रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम आपको डिफिनेशन यहाँ पे हम कुछ पॉइंट का बताएंगे जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। ऐसे एग्जाम में उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक स्लाइड में उसको खत्म करेंगे, ज्यादा इसको दूर लेकर नहीं चला जाएगा। तो चलिए ना देखिए ये है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर है तो यहाँ पे कोई इसका सेंटर भी होगा, तो सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर कर्वेचर ऑफ सेंटर, कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं ये, ठीक है। अच्छा बताइए, ये अगर हम यहाँ पे इसको मिरर बनाते हैं तो ये मिरर वाला भाग हो गया, तो ये जहां पे जाकर मिरर टच होता है ना उसको हम लोग कहते हैं टी, यानी ये हो गया पोल। क्या हो गया जी, पोल। पोल बोले तो ध्रुव हो गया, ठीक है। अब देखो ये सेंटर है और ये पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्लियर। अब देखो कोई प्रकाश जो है दर्पण से टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सिस है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, पीएक्स कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, पीए कहते हैं, पीए प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे मिलती है उसको आप कहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, पहला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कर्वेचर ऑफ सेंटर लिखे हैं, सेंटर ऑफ। दूसरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा होता है फोकल लेंथ, फोकल, ठीक है। एक होता है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस होता है। एक होता है पोल। बस इतना ही अगर आप जान जाओ तो बहुत है बहुत सारा दर्पण का द्वारा क्या कराना है, तो ये सारी चीज आपको जानना है। डिफिनीशन किसी का नहीं होगा, बस हम थोड़ा सा समझते चले के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा ना उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक कनकेव मिरर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट को दिखा रहा है यही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब ये आपका मिरर, ये जहां पे जाके मिलेगा मिरर उसको हम लोग कहेंगे पी, यानी कि ये है पोल। क्या है जी, पोल। यानी जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसको पोल कहा जाता है। इसको पी से शुरू करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। अब देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो बीच का दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। आर किसको कहते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ओ और पी का बीच के जो दूरी होगा उसको क्या कहेंगे, आर कहेंगे। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण जा रही है दर्पण से टकरा रही है, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस, देखिएगा ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं।
तो ये प्रकाश की किरण जहां पर टकराती है ना प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसको एफ कहते हैं, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसका? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल फोकस और ये जो पी का बीच का दूरी होता है उसी को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं जी? फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये सर बात हो गया फोकल को देख लीजिए। अब एक चीज आपको जानना है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। देखिए क्या दो चीज आपको मिल रहा है, एक मिल रहा है एफ और एक मिल रहा है आर, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो चलिए इसी को समझेंगे, रिलेशन बिटवीन, बस ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। देखिएगा रिलेशन क्या होता है, एफ बराबर जो होता है आर बाई टू होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। याद रखिएगा, दर्पण का फोकस दूरी या दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या में क्या होती है? आधी होती है। क्लियर? यानी कि वक्रता त्रिज्या इसकी क्या होगी? दुगनी। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ मिसलिनियस पॉइंट है उसको समझेंगे। अगर हम अवतल दर्पण के लिए बात करें, अवतल दर्पण के लिए बात करें, तो अवतल दर्पण के लिए एफ जो होता है निगेटिव होता है। क्या होता है जी? निगेटिव होता है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गया? तो एफ अच्छा बताओ, अच्छा ये निगेटिव है, इसका आर क्या होगा? निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? निगेटिव होगा। और एफ जो है क्या होगा? अच्छा आर क्या होगा इसका? पॉजिटिव। क्लियर? तो अगर दर्पण में हम चले तो अवतल दर्पण का क्या होगा? एफ निगेटिव होगा और आर भी निगेटिव होगा, और उत्तल में हुआ दोनों पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपको दिया जाए कि किसी दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर हो तो वह दर्पण क्या होगा? दर्पण बताइए भाई, निगेटिव है तो क्या होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ तो। एफ का मान कितना दिया है? निगेटिव दिया है, लिखेंगे निगेटिव है, कितना है उसे कोई मतलब नहीं है, तो दर्पण क्या होगा? दर्पण जी, दर्पण अवतल होगा। तो बताइए इसमें क्लियर हुआ कि नहीं? ये थ्योरी हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते। जितना भी यही आपको हम एक एक पॉइंट देके लिखवा रहे हैं ना, वही जरूरी है एग्जाम के लिए, बाकी है सब कुछ नहीं आता, डिफिनेशन तो बिल्कुल नहीं। चलिए अब क्या है कि इमेज फॉर्मेशन देखना है कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। अब हम करेंगे क्या? देखिए आप क्लास 10th में पढ़े होंगे 6 प्रकार से इसका इमेज फॉर्मेशन। एक पढ़े होंगे कि जब वस्तु अनंत को होगी तो इमेज कैसा बनेगा। एक पढ़े होंगे कि जब वस्तु सी और एफ के बीच होगा तो इमेज कैसा होगा। तो हम क्या करते हैं ना कि इमेज फॉर्मेशन करने से कोई फायदा है भी नहीं, ठीक है। तब हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एक पॉइंट करके लिख देते हैं, या फिर एक डायग्राम बना के लिख देते हैं कि ऐसे ऐसे करके होता है। चलिए तो हम किसके लिए देख रहे हैं जी? अवतल दर्पण के लिए देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए देख रहे हैं। तो अवतल दर्पण में क्या क्या, देखिए अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, पोजीशन 6 ही होना चाहिए, लेकिन सबसे प्रमुख किसमें दिखाते हैं हम लोग? अवतल दर्पण में, क्योंकि उत्तल में तो कहीं भी रखो क्या बनेगा? निगेटिव भी बनेगा। ठीक है, तो पहला हम लोग लिखेंगे वस्तु की स्थिति। क्या लिखेंगे जी? तो इसको मिटा देते हैं, जगह की कमी है। अवतल दर्पण की हम लोग देख रहे हैं, पहला लिखेंगे वस्तु की स्थिति। वस्तु की, पहला है वस्तु की स्थिति। दूसरा हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। और तीसरा लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। बिंब की प्रकृति। ठीक है, एकदम शॉर्ट पर लिखा जाएगा ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, समझ में भी आ जाए। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला लिखिएगा कि जब वस्तु अनंत पर, कहा हो जी? अनंत पर स्थित, वस्तु अनंत पर स्थित हो।
देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है जी? मुख्य फोकस पे बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा, वास्तविक बनेगा तो क्या होगा? उल्टा तथा वस्तु से छोटा के बड़ा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा जी? मुख्य फोकस पे छोटा ही होगा तो कैसा बनेगा जी? छोटा बनेगा। ठीक है। दूसरा देख, जब वस्तु अनंत और किसके बीच स्थित हो जी? सी के बीच स्थित हो। सी के बीच स्थित। जब वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब क्या बनता है जी? सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अभी छोटा चलेगा। ठीक है। तीसरा, जब वस्तु सी पर स्थित हो। सी पर, सी माने क्या होता है जी? वक्रता केंद्र। ये पूछा भी जाता है कई बार कि बताओ कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे कि प्रतिबिंब कैसा बने? वास्तविकता थी वस्तु के बराबर बने। तो याद रखिएगा सी पर ही बनता है। कहाँ बनता है? सी पर। वस्तु को जब सी पर रखेंगे तो तुम लोग बैठो, हीरो तुम लोग बैठो, क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के, वास्तविक उल्टा और वस्तु के। ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद वाला केस क्या होगा? इसके बाद वाला केस होगा कि जब वस्तु कहाँ मोबाइल का फेंक दे बन का कवरेज एरिया से बाहर फेंक ले कसम के बन का कसम के ले बन। चौथा है जी, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी एवं अनंत के। सी एवं अनंत के। ये नहीं बता जी? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। ठीक है। उसको ऐसे करिए। आते हैं हम तो अभी जाइएगा मतलब तब तक क्या करना है? ठीक ठीक है अभी आप जाइएगा मत पढ़िए तब तक हम लोग बोतल देखिएगा। अब क्या है? तो आप देखिए जब वस्तु सी एवं एफ के बीच स्थित हो। अब देखिएगा जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो जी? एफ पर स्थित हो। देखिएगा जब वस्तु एफ पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है जी? अनंत पे बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। बहुत। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये 10वां में पढ़े हैं तो खास करके इनमें कोई माथावाली नहीं है। और छठा है जब वस्तु एफ एवं पी के बीच हो तो कहाँ बनेगा जी? दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। और आभासी बनेगा तो क्या होगा? सीधा होगा। और क्या होगा? तथा वस्तु से बड़ा। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इन केस में ऐसा होता है तो आपको ये याद रखना है और उम्मीद है कि इसे याद भी होगा। भुला भटक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। पूछना होगा तो भाई बहुत सारा फैक्ट है जिससे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद रखिएगा और याद भी होगा। याद है ना जी? चलिए अब दूसरा है जी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। आप कन्वेक्स मिरर में पढ़ना। एक लाइन में लिखेंगे, खत्म करेंगे एक लाइन में लिख के। ठीक है। एक लाइन में लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। किसका बनना जी? प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में
वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है जी? वस्तु का आभासी, आभासी कमा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा ब्रैकेट लिखेंगे, आवर्धित बन, खूब सुंदर आपको दिखाई देगा, आवर्धित, आवर्धित बन, आवर्धित, और सीधा भी बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, सीधा भी इसमें जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे कोई बड़ी बात है नहीं। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है जी? इसका उपयोग, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, मिरर के रूप में किया जाता है। किया उत्तल दर्पण का उपयोग किस रूप में किया जाता है जी? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बताइए किसी को दिक्कत है तो बोलिए, है जी? नहीं, इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये चैप्टर कोई खास है नहीं, क्योंकि आप लोग क्लास 10 पढ़े बोर्ड के एग्जाम के, ठीक है? हाँ जी, अब है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला को देखेंगे, दर्पण सूत्र, ठीक है? तो दर्पण सूत्र क्या होता है जी? याद है आप लोगों को? दर्पण सूत्र, हाँ जी, दर्पण सूत्र क्या होता है बताइए तो? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/, मिरर फार्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है। अच्छा, u क्या है? वस्तु दूरी है, क्या है जी? वस्तु दूरी यानी कि डिस्टेंस है, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस है यानी कि प्रतिबिंब, ठीक है? और बताइए f क्या है? फोकस। इसमें कोई दिक्कत है जी? तो मिरर फार्मूला याद रखिएगा, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला दोनों अलग अलग होते हैं जी, ठीक है? चलिए अगला है साइन ऑफ मेजर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है? साइन ऑफ डिस्टेंस ऑफ मेजर, ये आपको कहे लिए दे दिया है, साइन कन्वेंशन ये आपको बताना है। चलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक? बाद में मतलब क्या होता है, पहले आपको आवर्धन पढ़ा ले, केस 1 करके आपको पढ़ा देते हैं। गया भी नहीं? लाइट बंद करिए, लाइट बोले तो कहिए बंद करिए। चलिए जी, हाँ जी, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर सिग्निफिकेंट मेजर डिस्टेंस, इसको लास्ट में करते हैं, ठीक है? उसके बाद है जी यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ है? तो बंद होना ही होना है जब होता, देखिए इसका यूज अवतल तल दर्पण का बताओ उपयोग कहाँ होता है जी? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। और बताओ उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है जी? लैंप में, किसमें? लैंपों में। और किसमें होता है बताओ? हो गया। और किसमें होता है जी? लाइट में होता है, लाइट में होता है। और किसमें होता है? टॉर्च में होता है, ठीक है? तो इतना याद रखिएगा, कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। अब यूज ऑफ कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग, क्या? हाँ, अवतल करता है, अवतल दर्पण का उपयोग। पहला इसका उपयोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो ये सेविंग मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है। कौन से मिरर के रूप में जी? सेविंग मिरर, सेविंग मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है, यानी कि दाढ़ी उड़ी बनाना रहता है वहां पे ये लगा होता है सेविंग मिरर के रूप में, ठीक है? दूसरा कहाँ होता है? तो ये डेंटिस्ट के द्वारा यूज होता है। मान लेते हैं कि आपके नाक, कान, गला में कुछ हो जाए, नाक में कुछ हो जाए, कान में कुछ हो जाए और गला में कुछ हो जाए, तो उसके उपचार के लिए किसका उपयोग होता है जी? नाक, कान तथा गले के उपचार में, गले के उपचार। मान लेते हैं गला में कुछ हो जाए तो दिखाई देगा झाकड़ से, तो आपके मुंह में लगाया गया कौन सा दर्पण? लगाया गया कनकेव मिरर, और देख लेगा कि आपके अंदर क्या हुआ। मान लेते हैं कान के अंदर कुछ हो जाए तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, तो एक छोटा सा कौन सा मिरर लगाएगा जी? ठीक है? चलिए जी, तो नाक, कान, गले इत्यादि को उपचार में हो गया। सेविंग मिरर माने दाढ़ी बनाने में इसका यूज होगा। क्या बनाने में जी?
दाढ़ी बनाने में, ठीक है। और बोलिए। हाँ जी, हेडलाइट में इसका उपयोग होता है। किसमें उपयोग होता है? हेडलाइट में इसका उपयोग होता है। और बोलो क्या, बैठा करके ना 5 बटा भी रुक आ रहा है साइड मिरर ग्रुप में। तो ये सब आपको याद रखना और बहुत सारा बात आपको याद भी होगा जी। चलिए, तो अब एक हम क्या करेंगे कि अब एक साइन कन्वेंशन जान लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ था साइन फॉर द मेजर ऑफ डिस्टेंस, लेकिन यहाँ इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देखेंगे, आवर्धन का। क्या देखेंगे जी? आवर्धन मैग्निफिकेशन। बहुत अच्छी बात है कि आज लाइव करने के बाद देखोगे तो ध्यान नहीं देना, ठीक। तो आवर्धन का बस, आवर्धन होता क्या है? तो आवर्धन एक रेशियो है। क्या है जी? रेशियो का डिफिनेशन लिखना कोई जरूरी नहीं है। ये क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। और दूसरा क्या होता है जी? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की, लड़का आवाज नहीं करो। प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और वस्तु की ऊंचाई यानी h डैश बाई h होता है। यानी m बराबर क्या होगा? h डैश बाई h होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में माइनस v बाई क्या होगा? होगा। तो आप अगर सबको मॉडिफाई करिएगा तो h डैश बाई h या फिर माइनस v बाई u होता है। बोलिए कोई आपत्ति? अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन एक को जानना रहता है, केस 1 केस 2। देखिएगा, याद रखिएगा, अगर m निगेटिव हो रहा है तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा जी? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर m का मान जो है पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? काल्पनिक यानी कि वर्चुअल इमेज होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। बोले कोई दिक्कत? यही है साइन कन्वेंशन। बाकी साइन कन्वेंशन तो आपको f और r के बारे में बता ही दिए थे। अगर आपको और जानना है साइन कन्वेंशन तो थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको भी हम समझा देते हैं। तो क्लियर हो गया? चलिए, साइन कन्वेंशन दोनों में देख लेते हैं कंपेयर करके। एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। एक अवतल है और एक उत्तल है। क्या क्या होता है? यू होता है, भी होता है, क्या होता है? एक होता है त्रिज्य होता है। मन का एक आर, देखो जहां एक मालूम होगा वहां आर भी आपको मालूम चल जाएगा। यू भी और ये। देखिए, अवतल की बात करें तो वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है? माइनस होती है। प्रतिबिंब दूरी क्या होगी? तो याद रखिएगा माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। माइनस कब होगी, प्लस कब होगी, ये भी हम लिख देते हैं। लेकिन एक हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगी। केस देखिएगा, केस 1 यही सब एग्जाम में पूछेगा जी। अगर भी निगेटिव देगा तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा जी? वास्तविक, ठीक है। अगर भी पॉजिटिव देगा तो क्या होगा? काल्पनिक। काल्पनिक क्या? इमेज, ठीक है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब। बोलिए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही बात? अब देखिए, दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। भी हमेशा इसमें पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक बनाता है। और एक क्या होता है? पॉजिटिव। तो यही है इसका साइन कन्वेंशन। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल डेटा, और अंत में तो गजब का चैप्टर निकल गया हुआ। तो हमारा जो भी आपको सेट मिलेगा अंत का मिलेगा। और आज मॉडल सेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मॉडल सेट आया भी नहीं है इसमें। तो कल मॉडल सेट भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। तो आज के लिए नहीं, आप लोग से जितना भी क्वेश्चन बने चैप्टर 14 का आप लोग बनाइए, ठीक है। बाकी जो बचेगा हम कल के क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास में